विरोधाभास 2 लियू गुइमेई अपने पति के स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह जानती थी कि वह केवल सही तरीके से व्यवहार कर सकती है और स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकती, अन्यथा ये केवल मामले को बदतर बना देगा। इसके अलावा वह अपने दिल में जानती थी कि ओल्ड लेडी यू वास्तव में कभी भी अपने घर से सभी चीज़ें जू हॉन के घर नहीं ले जाएगी। चूंकि यह असंभव था, इसलिए इस पर हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह पीछे हट गई। ठीक है, मैं इस मामले में गलत थी, मुझे हमारी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमारी माँ की भी अपनी गलतियाँ हैं। लियू गुइमेई का स्वर नर्म होता देख जू इरहोंग भी नर्म पड़ गया और धीरे धीरे उससे तर्क करने लगा। गुइमी, मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि हम और मेरा बड़ा भाई सभी एक परिवार हैं। उसके परिवार की हालत बहुत खराब है और यह उचित है कि माँ उनकी मदद करें। इसके अलावा निश्चिंत रहो, हालांकि माँ नैनियन को पसंद करती हैं, लेकिन वह बूढ़ी नहीं है। माँ के पास जो पैसे हैं वह निश्चित रूप से नैनियन को नहीं देंगी। नैनियन को दिया गया पैसा हम तीनों द्वारा माँ को पुत्र भक्ति के कारण दिए गए धन में से है। आप कहते हैं कि सारा पैसा उसे दे दिया गया है, तो क्या ये तय करना उसका काम नहीं है कि किसे देना है? लेकिन आपकी माँ बहुत पक्षपाती हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि आज जब माँ ने नैनियन को पैसे दिए तो सिसी कितनी परेशान हो गई थी? जू हॉन्ग ने हताशा में अपने बाल सहलाए। ये बात समझ में नहीं आती। क्या सिसी को पहले से ही इसकी आदत नहीं है? इस कथन से लियू गुइमेई का गला रुंध गया, मानो इतने लंबे समय तक सोचने के बाद भी उसे बस यही तर्क समझ में आया हो। लियू गुइमेई इतनी क्रोधित थी कि उसे शारीरिक पीड़ा महसूस हुई। परिणामस्वरूप उसके मन में जू नैनियन के परिवार के प्रति काफ़ी नाराजगी थी। वह बूढ़ी महिला यू को दोष नहीं दे सकती थी, इसलिए वह केवल इस परिवार को दोष दे सकती थी। अतीत में जब सबसे बड़े का परिवार गरीब था तो बूढ़ी महिला यू उनकी मदद करती थी और वह आंखें मूंद लेती थी। पर अब सबसे बड़े भाई की पत्नी ने तो यहाँ तक कहा कि जू नैनियन एक दिन में 10 युआन कमा सकता है और उनका परिवार चावल खा रहा है, तथा इसके बावजूद बूढ़ी महिला यू से पैसे ले रहा है। क्या वे उसके परिवार को बहुत बड़ा मूर्ख समझते थे? सच तो यह है कि शू हॉन का घर भी गरीब था, लेकिन सबसे बड़े भाई के घर से थोड़ा बेहतर था। उस समय हर घर गरीब था, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उस समय किसने कहा था कि गरीब होना अधिक सम्मानजनक था? इसलिए लियू गुइमेई पूरी रात दुखी रही और अगली सुबह पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने के लिए अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ उठी। बूढ़ी महिला यू ने ये देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उस दिन उसने सीधे जू अहोंग और उसकी पत्नी के पास मौजूद पैसे निकाले और लियू गुइमी को दे दिए। उसने अन्य मामलों के बारे में बात नहीं की, केवल इतना कहा कि वह बूढ़ी हो गई है और अब घरेलू मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकती है और अब से लियू गुइमेई और जू अहोंग को अपने फैसले खुद करने चाहिए। इस कदम के साथ जू अहोंग और लियू गुइमेई दोनों बहुत स्पष्ट थे। ऐसा अवश्य हुआ होगा कि बूढ़ी महिला यू ने पिछली रात उनकी बातचीत सुन ली होगी। लियू गुइमेई का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने बार बार मना करते हुए कहा कि पैसा अभी भी माँ के पास ही रहना चाहिए। लेकिन बूढ़ी महिला यू इसे वापस न लेने पर अड़ी रही, जिससे लियू गुइमी को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। वास्तव में तीखी जुबान के अलावा बूढ़ी महिला यू ने अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, 2 बार प्रसव के दौरान उसकी देखभाल की और यहाँ तक कि दोनों बच्चों का पालन पोषण भी अपने पास ही किया। इससे लियू गुइमेई उन्मत्त हो गई और बूढ़ी महिला यू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करने लगी। जू इरहोंग और भी अधिक परेशान हो गया। उसे लग रहा था कि उसने अपनी ही मां को निराश किया है। वह इतनी बड़ी उम्र की थी, थोड़ा पक्षपात करने में क्या बुराई थी? आखिरकार उसने अभी भी उसके 2 बच्चों का पालन पोषण किया, जबकि सबसे बड़े भाई के 3 बच्चों की देखभाल सबसे बड़े भाई ने स्वयं की थी जब वे छोटे थे। इस मामले के कारण जू अहोंग लियू गुइमी के प्रति दयालु नहीं था। उसे लगा कि वह नुक्स निकाल रही है और कुछ पैसों के लिए उसने ओल्ड लेडी यू को उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के बिंदु तक परेशान कर दिया था। लियू गुइमेई को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन उसे बूढ़ी महिला यू के प्रति सचमुच अपराध बोध भी महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी सारी शिकायतें जू नैनियन पर निकाल दीं। दूसरी ओर जू नैनियन को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी वजह से उसके दूसरे चाचा के परिवार में थोड़ा विवाद हुआ था। वह अभी भी अपनी दुकान खोलने के लिए पैसे कमाने में व्यस्त थी। व्यावसायिक कुशलता अगले दिन जू नैनियन ने 800 यूएसू पेस्ट्री बनाई। ये काम इतना थका देने वाला था कि लगभग उसकी जान चली गई। सौभाग्य से वह अपने हाथों और पैरों से तेज थी और उसे जू जिकियांग और जू जिचेंग की मदद मिली। तीनों भाई बहन सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक लगभग 6 घंटे लगातार काम करके अत्यधिक थक गए थे। यूएसू समाप्त करने के बाद जू नैनियन ने अंतरिक्ष से कुछ धारा का पानी लाया जिससे तीनों स्नान कर सके। स्नान के बाद उन्हें ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई। जू जिचेंग ने भी खुशी से कहा, बहन, अब मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। जू जिकियांग भी पुनः ऊर्जावान दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि ठंडे पानी से नहाने से उनमें जान आ गई है,
लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि ऐसा नदी के पानी के कारण हुआ है। जू न्यानियन के होठों पर एक मौन मुस्कान फैल गई। 800 लियू सू पेस्ट्री 2 भरी हुई टोकरियां उठाने के लिए। जू जिचिंग भी उत्साह के लिए साथ जाना चाहता था, लेकिन जू नेनियन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसे जू डोयू के साथ घर पर रहने के लिए कहा और उसके लौटने पर उसके लिए नए कपड़े बनाने का वादा किया। इससे जू जिचिंग खुशी से सहमत हो गए। जू दावेई अपने सूखे पाइप से कश लगाते हुए अपनी बेटी को अपने 3 भाइयों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देख अंदर से खुश महसूस कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी और गांव के सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने जू नेनियन और जू जिकियांग को एक एक टोकरी ले जाते देखा और पूछा, जू लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? जू नेनियन हमेशा बाहरी लोगों को देखकर मुस्कुराता रहता था। ये सुनकर उसने कहा, कुछ सामान बेचने के लिए काउंटी शहर जा रही हूँ। बोलने वाली महिला गांव के मुखिया की एक वृद्ध महिला थी, जिसका उपनाम भी जू था, और वह यान कुइहुआ की तरह ही एक कक्षा महिला होने के लिए प्रसिद्ध थी। वह और यान कुइहुआ आमतौर पर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, लेकिन अब हालात अलग थे। यह अफवाह कि जू नेनियन ने एक धनी परिवार में विवाह किया है पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये तथ्य भी सामने आ गया था कि जू नेनियन का परिवार अब चावल खा रहा था। अतीत में शू नेनियन का परिवार मक्का खरीदने के लिए भी संघर्ष करता था और केवल चावल का चोकर ही खा पाता था जो सूअरों को खिलाया जाता है। अब जब वे चावल खरीद सकते हैं तो दूसरे लोग ईर्ष्या क्यों न करें। ये डिंग विहुआ ही था जिसने यह बात फैलाई थी। उसने सबको बताया कि कैसे जू नेनियन ने व्यापार के माध्यम से पैसा कमाया और इस प्रकार वह अपने परिवार की स्थिति बदलने में सक्षम हुई। अब अधिकांश ग्रामीण लोग अभी भी पुरानी सोच से चिपके हुए हैं। सुधार और खुलेपन के बावजूद उनका मानना था कि व्यापार करना सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी के समान है। जू नेनियन का जवाब सुनने के बाद आंटी जू ने खुशी का नाटक किया। जब जू नेनियन सुनने की सीमा से बाहर हो गई तो उसने जमीन पर थूका और अपने पीछे खड़ी कुछ महिलाओं से कहा, ये सुनो, पूरी तरह से महिला जैसा बनने का नाटक करो। परिवार के लिए काम के अंक अर्जित करने के लिए खेतों में काम करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता, केवल अटकलें लगाना जानता है। अगर ये 2 साल पहले की बात होती तो उसे सड़कों पर घुमाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछें तो यान कुइहुआ को अपनी बेटी पर अधिक नज़र रखनी चाहिए। उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई है, लेकिन वह मुसीबतों से दूर नहीं रह सकती। जब तक उसे वापस नहीं भेज दिया जाता तब तक प्रतीक्षा करें, उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जू नेनियन न तो सुन सकती थी कि वे क्या कह रहे हैं, नहीं उसे इस बात की परवाह थी कि वे क्या कहानियां गढ़ रहे हैं। आखिरकार जब उसकी मां ने किले को संभाला हुआ था तो बहुत से लोग परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, और यदि वे ईर्ष्या से ग्रस्त हैं तो उन्हें बस उसमें डूबना होगा। लगभग 1 घंटे बाद जू नेनियन और जू जिकियांग अपना अपना सामान लेकर ली किंगशुई की सूखे सामान की दुकान पर पहुंचे। ली किंगशुई काउंटर पर खड़ा था और लगातार बाहर की ओर देख रहा था। जैसे ही उसने जू नेनियन को देखा, उसकी आंखें चमक उठी मानो उसने कोई सोने की सिल्ली देख ली हो। उसने गर्मजोशी से स्वागत किया, ओह बड़ी बहन, आप आखिरकार आ ही गईं। मुझे तुम्हारा इंतजार था। इससे पहले जू नेनियन और ली किंगशुई ने सप्ताह में 2 या 3 बार आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। ली किंगशुई को शुरू में चिंता थी कि क्या 500 पेस्ट्री बिक पाएंगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे 2 दिनों के भीतर ही बिक गईं और लोग पूरे दिन उनके लिए पूछते रहे। व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और इससे उसकी सूखी वस्तुओं की दुकान में अन्य वस्तुओं से होने वाली आय में भी वृद्धि हुई। बिजनेस से भी इससे ली किंगशुई बहुत खुश हुई। वह बस यही चाह रही थी कि जू नेनियन जल्दी से सामान पहुंचा दे। उसे ये भी चिंता थी कि जू नेनियन नहीं आएगा, जिससे वह बहुत चिंतित हो गई। लेकिन उसके पास जू नेनियन की संपर्क जानकारी नहीं थी और वह ये भी नहीं जानती थी कि जू नेनियन का घर कहाँ है। चिंतित होने के अलावा वह और कुछ नहीं कर सकती थी। अंततः उसके आगमन का पूर्वानुमान लगाने में कामयाब होने के बाद ली किंगशुई खुश कैसे न हो सकता था। इसलिए वह असाधारण रूप से स्वागतशील भी थी। उसके गर्मजोशी भरे और उत्साही व्यवहार को देखकर जू नेनियन को भी आश्वस्त महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी लियूसू बहुत अच्छी तरह से बिक रही थी। बहन ली, मैं आपको सामान देने आया हूँ, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली किंगशुई ने उसे और जिकियांग को अपनी पीठ पर 2 टोकरियां ढोते हुए देखा और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपका लियूसू अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है। इस बार तुम मेरे लिए कितने लाए हो? जू नेनियन ने ईमानदारी से जवाब दिया, सिर्फ 500। क्या हम पहले एक बार में 500 की आपूर्ति करने पर सहमत नहीं हुए थे? ये सुनकर कि केवल 500 ही हैं, ली किंगशुई तुरंत चिंतित हो गया। तो क्या आप अगली बार मुझे कुछ 100 और दे सकते हैं? ये कैसा रहेगा? आप मुझे हर 3 दिन में एक बार आपूर्ति करते हैं और हर बार आप मुझे 800 देते हैं। ये कैसा लगता है?
500 ल्यूएसू का पिछला बैच 1.5 दिन में बिक गया था, इसलिए 803 दिनों में बिकने में सक्षम होना चाहिए। जू नेनियन को पता था कि ली किंगशुई लालची हो रहा है और उसने जल्दी से पूछा, मुझे बताओ, ल्यूएसू के आखिरी बैच को बेचने में कितने दिन लगे? 1.5 दिन। ली किंगशुई एक सीधा सादा व्यक्ति था और उसने शू नेनियन को कोई परेशानी नहीं दी। ली किंगशुई का जवाब सुनने के बाद जू नेनियन ने कहा, बहन ली, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको हर 3 दिन में एक बार आपूर्ति करने के लिए सहमत हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको हर बार केवल 500 ही दूंगा। आप क्या सोचते हैं? क्यों? ली किंगशुई ने हैरान होकर पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई अपना व्यवसाय बढ़ाने से क्यों मना कर सकता है। जू नेनियन अपने सीधे सादे साथी ली किंगशुई की बहुत परवाह करती थी। उसने ली किंगशुई को इसके लाभ और हानि के बारे में समझाया। सिस्टर ली, मेरी बात सुनो, व्यापार में हमें कमी विपणन का अभ्यास करने की आवश्यकता है। ली किंगशुई को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, कमी विपणन क्या है? जू नेनियन ने सरल शब्दों में बताया, सीधे शब्दों में कहें तो अभाव विपणन का मतलब ग्राहकों को भूखा और लालायित रखना है। इसके बारे में सोचें, दुर्लभता मूल्य बढ़ाती है। यदि हमारे उत्पाद हर समय उपलब्ध रहेंगे तो ग्राहक निश्चित रूप से सोचेंगे, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरे पास खरीदने के लिए अधिक पैसे नहीं हो जाते। लगातार देरी करने से समय के साथ वे उस विचार को पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा लालची नहीं हो सकते, हमें ग्राहकों को ये बताना होगा कि हमारा उत्पाद किसी भी समय खत्म हो सकता है, ताकि जैसे ही उन्हें नया स्टॉक दिखे वे उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ें। ली किंगशुई एक बुद्धिमान महिला थी और उन्होंने तुरंत विचार की जटिलताओं को समझ लिया और स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन अगर हमारे पास हर 3 दिन में स्टॉक होगा तो क्या ग्राहक उस पैटर्न को नहीं अपनाएंगे? समय के साथ स्थिति वही रहेगी, वे सोचेंगे कि वे अगले बैच के लिए 3 दिन इंतजार कर सकते हैं और जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, सिस्टर ली, कि 5 या 6 बार बेचने के बाद आप 7 या 8 दिनों के लिए बिक्री बंद कर दें। जब ली किंगशुई ने सुना कि 5 बार बेचने के बाद उसे 7 या 8 दिनों के लिए बिक्री बंद करनी पड़ेगी तो उसे यह सोचकर दुख हुआ, क्या इसका मतलब बहुत सारा पैसा खोना नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। जू नेनियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यही सिद्धांत लागू होता है। 7 या 8 दिनों के लिए रुकें, और जिन ग्राहकों ने सोचा था कि उन्होंने पैटर्न का पता लगा लिया है वे भी चूकने के बारे में चिंतित होंगे। 7 या 8 दिनों के अंतराल के बाद जब हम पुनः आपूर्ति करते हैं तो हम दोगुनी मात्रा प्रदान कर सकते हैं। मुख्य बिंदु को समझने के बाद ली किंगशुई की आंखें एहसास से चमक उठीं। ठीक है, तो हम आपके सुझाव के अनुसार ही करेंगे। ली किंगशुई के साथ समझौता होने के बाद जू नेनियन और जू जिकियांग आगे बढ़ गए तथा शेष 300 सामानों को शहर के बाहरी इलाके में स्थित 2 अन्य सूखे सामान की दुकानों पर ले गए। उन्होंने प्रत्येक दुकान को 150 रुपये दिए। ली किंगशुई की तरह दोनों दुकानदारों ने भी अधिक सामान की मांग की। जू नेनियन ने भी उनके साथ यही तर्क साझा किया। जू नेनियन का लक्ष्य अपने व्यवसाय को बढ़ाना था, इस मामले ने उन्हें अधिक दीर्घकालिक धन कमाने की रणनीति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आत्मविश्वासी महिला इस बार जू नेनियन ने केवल ली किंगशुई और शहर के बाहरी इलाके में 2 किराने की दुकानों को सामान की आपूर्ति की। जहां तक अन्य 2 नाश्ते की दुकानों का सवाल है, जू नेनियन वहां कोई खबर पूछने नहीं गई, न ही उसने उन्हें कोई सामान दिया। व्यवसाय करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता। अब उसके हाथों में गुणवत्तापूर्ण सामान था और उसे साझेदार खोजने की चिंता नहीं थी। दोनों दुकानों ने पहले हिचकिचाहट दिखाई थी और हालांकि वह उनकी शंकाओं को समझती थी, लेकिन वह ये भी चाहती थी कि उन्हें एक सबक मिले कि बहुत से लोग उसके उत्पाद खरीदने के लिए उत्सुक थे। इसके अलावा उन्होंने उसके साथ अगला ऑर्डर तय नहीं किया था। इसे देखते हुए उसने निर्णय लिया कि उसे कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। उसने जो 800 ल्यूएसू बेचे थे उनसे उसे एक पल में $240 मिल गए थे। अपने खर्चों को घटाने के बाद अब उसके पास लगभग $350 थे। इन $350 से वह काउंटी शहर में एक जगह किराए पर लेकर एक छोटा सा भोजनालय खोल सकती थी। उसने ली किंगशुई के घर पर पूछताछ की थी और पता चला कि काउंटी शहर में एक अच्छा घर खरीदने में लगभग $1000 का खर्च आएगा। यद्यपि वर्तमान कीमतें कम थीं और $1000 को बहुत अधिक माना जाता था, फिर भी यह भविष्य की तुलना में बहुत कम था। जू नेनियन इस दुविधा में थी कि वह एक छोटा सा रेस्तरां खोलने के लिए जगह किराए पर ले और एक एक कदम आगे बढ़े, या फिर ल्यूएसू से पर्याप्त कमाई होने तक इंतजार करे ताकि वह अधिक उपस्थिति वाला एक बड़ा रेस्तरां खोल सके। यदि वह काउंटी शहर में व्यवसाय करती तो निश्चित रूप से वह घर नहीं जा पाती। उसे न केवल दुकान किराए पर लेनी होगी बल्कि रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती थी। इसके अलावा यान कुइहुआ और जू दावेई की उसके प्रति लगाव और चिंता के स्तर को देखते हुए वे निश्चित रूप से उसके अकेले बाहर रहने से सहज नहीं होंगे।
इस मामले के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता थी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। आखिरकार उसने काफ़ी समय तक इंतजार किया था, इसलिए थोड़ी देर और इंतजार करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर विचार करने के बाद जू नैनियन जू जिकियांग को साथ लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर में वापस गई और चिपचिपा चावल का आटा, सफ़ेद चीनी और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद लाए। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसने न केवल लियुएसू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी, बल्कि जू नैनियन ने घर ले जाने के लिए एक बड़ा मुर्गा भी खरीदा। उसने मसालेदार फ्राइड चिकन बनाने की योजना बनाई ताकि उसका परिवार भी उसका आनंद ले सके। अपनी दादी द्वारा चुपके से दिए गए पैसों के बारे में सोचते हुए जू नैनियन ने अपनी दादी के लिए भी कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खरीदने का निर्णय लिया। अपनी दादी के अलावा उसके चाचा जू अहोंग और उनकी पत्नी भी उसके साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए जू नैनियन ने उनके लिए भी कुछ चीज़ें खरीदीं। यद्यपि वह स्वयं शू नैनियन नहीं थी, शायद इसलिए कि उसके पास शू नैनियन की यादें थीं, फिर भी वह उस बूढ़ी महिला शू एरहोंग दंपत्ति और अपनी युवा चाची से परिचित महसूस करती थी। अंततः जब वे डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकले तो जू जिकियांग ने कई वस्तुएं ले लीं। ये सभी पौष्टिक आहार और उत्तम अनाज से बने खाद्य पदार्थ थे। उपहार देते समय वे व्यावहारिक होने चाहिए। वे अस्पष्ट और अव्यावहारिक वस्तुएं उसकी दादी के लिए किसी काम की नहीं होंगी। वहाँ माल्ट एक्सट्रैक्ट, दूध पाउडर, अखरोट पाउडर और उच्च ग्लूटेन वाले आटे के 2 बड़े बैग थे, जिनकी कीमत लगभग $50 थी और जू नैनियन को इसकी कमी महसूस हुई। डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलने के बाद जू नैनियन चिकन खरीदने गया। ये चिकन उसके अपने परिवार के लिए तैयार किया गया था। चाहे दुर्भाग्यपूर्ण उलझन या कर्ज के कारण जू नैनियन और जू जिकियांग अभी डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकले ही थे कि उनका सामना एक परिचित सी दिखने वाली महिला से हुआ। यह महिला कोई और नहीं बल्कि जू शिन्यू थी, जो पहले जिन यू के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। जू नैनियन ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आखिरकार सुंदरियां हमेशा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक उभर कर सामने आती हैं और उन्हें याद रखना भी आसान होता है। हालांकि जू शिन्यू ने जू नैनियन को नहीं देखा क्योंकि जू जिकियांग जू नैनियन के बाईं ओर चल रहा था, जिससे दृश्य अवरुद्ध हो गया और जू शिन्यू ने अपने दोस्तों से बात करने के लिए अपना सिर घुमाया, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। उसने अपनी सहेली से गुस्से में कहा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जिन यू वास्तव में सगाई कर चुका है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यह मुझे अस्वीकार करने का उसका बहाना होगा, कोई ना कोई कारण ढूंढने का। उसने तो मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया। कौन सी दूसरी औरत उसकी नज़र में आ सकती थी। जू शिन्यू को अपने आकर्षण पर बहुत भरोसा था। कंजूस, उच्च शिक्षित, प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाला और सुंदर भी। वह इस बात पर दृढ़ थी कि जिन यू अभी तक उसके प्यार में नहीं पड़ा है, केवल इसलिए कि उसने उसके अच्छे गुणों को नहीं देखा था। जू नैनियन ने सुना और चुपचाप अपनी आंखें घुमा लीं। ये लड़की निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास के लिए पूंजी थी। नैनियन को यह समझ में नहीं आया कि इतनी खूबसूरत लड़की उस सुअर के पैर वाले जिन यू को क्यों पसंद करेगी। क्या ये वास्तव में जिन यू के आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे के कारण हो सकता है? विचार करने पर पता चलता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का रूप रंग वास्तव में काफ़ी भ्रामक हो सकता है। जू नैनियन के घर पर सगाई तय होने से पहले जू जिकियांग ने जिन यू को कुछ बार देखा था। हालांकि उन्हें जू शिन्यू याद नहीं था, क्योंकि वह राज्य द्वारा संचालित रेस्तरां में अपनी पहली यात्रा के दौरान खाने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास किसी की ओर देखने का समय ही नहीं था। लेकिन इस बार उसने स्पष्ट रूप से सुना कि जू शिन्यू ने क्या कहा। जब जू शिन्यू और उसकी लड़कियों का समूह चला गया तो जू जिकियांग ने उत्सुकता से जू नैनियन से पूछा, बहन, जिस जिन यू का उसने उल्लेख किया था, क्या वह मेरा बहनोई है? फफ। जू नैनियन का गला लगभग थूक से भर गया और वह झुंझलाकर बोली, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या जीजाजी, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है न। शू जिकियांग ने भौहें चढ़ाईं। ग्रामीण इलाकों में एक बार सगाई हो जाने पर विवाह लगभग निश्चित हो जाता है, जब तक कि कुछ असाधारण घटना न घट जाए। उन्होंने कहा, एक बार सगाई हो जाने के बाद क्या शादी केवल समय की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। अंतिम 2 शब्द लगभग निकल ही गए थे, लेकिन सौभाग्यवश नैनियन ने उन्हें रोक लिया। बेशक, लेकिन हम अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, है ना? अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग हंसेंगे और सोचेंगे कि मैं शादी करने के लिए बेताब हूँ। उसे फिर से ऐसा मत कहो, तुम्हारी बहन को चाहने वालों की कमी नहीं है। हालांकि जू जिकियांग जू नैनियन के विचारों को नहीं समझ पाया, फिर भी वह बहुत आज्ञाकारी था। ये देखकर कि नैनियन चिंतित था, उसने गंभीरता से पूछा, तो बहन, मुझे उसे क्या कहना चाहिए? जू नैनियन। अपने भाई के मासूम चेहरे को देखकर जू नैनियन 2 सेकंड के लिए शब्दों के लिए असमंजस में पड़ गई और अंत में रूखे स्वर में बोली, बस उसे जिन यू कहो। जीजा, जीजा। ये शब्द सुनकर उसकी रूह कांप जाती थी। उस सुअर के पैर से उसका कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं। ये सब फर्जी था, यहाँ तक कि सगाई भी फर्जी थी।
ये सोचकर जू नैनियन का मूड तुरंत उज्ज्वल हो गया। गांव में वापस आकर जू नैनियन ने जू जिकियांग को मुर्गी घर ले जाने को कहा, जबकि वह सामान अपने चाचा के घर ले गई। उसने पहले घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे चिंता थी कि यांग कुइंहुआ उपहार देने पर आपत्ति करेगा, इसलिए नैनियन ने निर्णय लिया कि पहले कार्य करना और बाद में रिपोर्ट करना बेहतर होगा। अपनी मां के कंजूस स्वभाव के कारण उसे सचमुच डर था कि वह कुछ भी देना नहीं चाहेगी। अपनी आदत के अनुसार अपनी बेटियों को छोड़कर यांग कुइंहुआ हर किसी के साथ कंजूस थी, यहाँ तक कि खुद के साथ भी। नैनियन ऐसे स्वार्थी लोगों को नापसंद करते थे, लेकिन जब ये स्वार्थी महिला उसकी मां बन गई और पूरी दुनिया के साथ कंजूस हो गई, फिर भी उसे सब कुछ देने को तैयार थी, तो नैनियन उसे नापसंद करने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ तक कि उसने यांग कुइंहुआ के प्रति हार्दिक स्नेह भी महसूस किया। अपनी मां की तीखी जुबान के बारे में सोचकर जू नैनियन खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। नैनियन गांव में आकर्षण का केंद्र थी, इसलिए उसने ज्यादा दिखावटी होने की हिम्मत नहीं की। उसने जो भी सामान खरीदा था उसे एक टोकरी में छिपा कर रखा था और कपड़े से ढक दिया था ताकि कोई उसे देख न सके। लेकिन उसने अपने प्रति ग्रामीणों की जिज्ञासा को कम करके आंका। चाची जू जंगली सब्जियां तोड़कर वापस आ रही थीं और उन्होंने देखा कि नैनियन एक भारी भरकम टोकरी लेकर जू अहोन के घर की ओर जा रही है, इसलिए वह जल्दी से उनके पीछे चली गईं। हालांकि वह जल्दी से अंदर नहीं गई बल्कि पहले बाहर ही रुकी। जब जू नैनियन जू अहोन के घर पहुंचे तो पूरा परिवार वहां मौजूद था। जू सिसी मेज पर झुककर अपना होमवर्क कर रही थी और उसकी दादी मुख्य हॉल में जूते के तले सिल रही थीं। सबसे सुंदर व्यक्ति जहां तक जू अहोंग और लियू भुइमी का सवाल है, वे रसोई में व्यस्त थे। जू अहोंग आग जला रहे थे जबकि लियू भुइमी सब्जियां धोने के प्रभारी थे। जू नैनियन अपनी पीठ पर एक टोकरी लादे हुए अंदर आए और तीखे स्वर में बोली, दादी, मैं आपसे मिलने आई हूं। बुजुर्ग महिला अपनी सबसे बड़ी पोती के लिए जूते के तले सिलने में व्यस्त थी, लेकिन आवाज सुनते ही उसने तुरंत जूते नीचे रख दिए। अपनी लाडली बड़ी पोती को देखकर वृद्ध महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह मेरे प्यारे बड़े खजाने, तुम क्यों आए हो? जू सिसी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी दादी ने कभी भी उसके प्रति मित्रवत चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा उसकी चचेरी बहन को ऐसे देखा जैसे वह सोना और जवाहरात देख रही हो। जू नैनियन ने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी और बूढ़ी महिला से कहा, दादी, मैं आज काउंटी शहर में सामान बेचने गई थी और आपके लिए कुछ स्वादिष्ट चीजें खरीदी। ये सुनकर कि शू नैनियन ने कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खरीदे हैं, वृद्ध महिला को बहुत अच्छा लगा और उसने जल्दी से शू नैनियन को खींचकर बैठा दिया। तुम तो आ ही गए हो, फिर चीज़ों पर पैसा क्यों खर्च करो? दादी को खाने की कोई कमी नहीं है। दादी को भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नैनियन अपनी पितृभक्ति दिखाना चाहती है। आप इससे इनकार तो नहीं करेंगे, है ना? जू नैनियन ने जानबूझकर कहा। जू अहोंग ने रसोई से जू नैनियन की आवाज़ सुनकर बाहर से खुशी से चिल्लाया, यो, मेरी बड़ी भतीजी आ गई है। अरे अंकल एर, मैं आप सबसे मिलने आया था। जू अहोंग वहीं नहीं रुका। आग जलाने के बाद उसका काम पूरा हो गया था और वह जल्दी से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद लियू बुइमेई ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। वह अपनी बेटी को लेकर उतनी उत्साहित नहीं थी। पिछली बार की घटना के कारण लियू बुइमेई को हमेशा लगता था कि बूढ़ी महिला ने उसके साथ कोई मुद्दा उठाया है, लेकिन चूंकि वृद्ध महिला ने इस बारे में खुलकर बात नहीं की, इसलिए उसे समझाना मुश्किल हो गया। इसलिए उसकी सारी नाराजगी जू नैनियन पर स्थानांतरित हो गई। उसने सोचा कि यदि वह न होती तो बूढ़ी औरत उसके प्रति इतनी दुर्भावना नहीं रखती। यदि कोई और दिन होता जब जू नैनियन आते तो लियू बुइमेई के पास कम से कम कहने के लिए कुछ शब्द होते, लेकिन अब जू नैनियन को नापसंद करते हुए वह बस रसोई में बैठी रही, अनसुना करने का नाटक करती रही, नज़रों से दूर, दिमाग से दूर। ये याद करते हुए कि कैसे उसके पति और सास दोनों इस लड़की का पक्ष लेते थे, लेकिन उसकी सीसी के साथ बहुत ही सामान्य व्यवहार करते थे, लियू बुइमेई को विशेष रूप से असहज महसूस हुआ। दूसरों की बेटियां तो खजाना हैं, क्या उसकी भी नहीं? अपने बच्चे का पालन पोषण स्वयं ही करना चाहिए। यदि अन्य लोग उसकी परवाह नहीं करते तो उसे स्वयं ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। जू नैनियन उस बूढ़ी महिला के साथ मजाक कर रहा था, जबकि जू एरहोंग भी उस मजाक में शामिल हो गया। उन्होंने शू नैनियन के बारे में हर बात पूछी। एक पल तो ये कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है, दूसरे ही पल ये कि क्या किसी ने उसे परेशान किया है। जू सिसी अपना होमवर्क कर रही थी और अपने पिता की अंतहीन चिंता सुनकर वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, पिताजी, जब मैं काउंटी शहर गई थी तो मैंने आपको मेरे बारे में चिंतित क्यों नहीं देखा हो? हालांकि जू सिसी वास्तव में इससे परेशान नहीं थी, उसने बस सहजता से, चिढ़ाने वाले लहजे में ही सही, ये सवाल उठाया था। जू एरहोंग ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बेटी से कहा, यह अलग बात है। जरा देखो कि तुम्हारी बहन नैनियन कितनी सुंदर है, और फिर अपने आप को देखो जो कोयले के टुकड़े की तरह काले हैं। अगर मैं बदमाश होता तो मैं आपसे बात करने में भी आलसी होता। जू सिसी, उसके अपने पिता
इन शब्दों को सुनकर जू नेनियन भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। अंकल ए, सीसी के बारे में ऐसी बातें मत कहिए। अपनी सुंदरता के कारण जब वह हंसती थी तो बहुत प्यारी लगती थी, जिससे सिसी, जो स्वयं एक लड़की थी, जू नेनियन की आकर्षक मुस्कान पर लार टपकाने से खुद को नहीं रोक पाती थी। जू नेनियन ने टोकरी जमीन पर रख दी थी, लेकिन अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं निकाला था। लियू गुइमेई रसोई में व्यस्त थी और बाहर से हंसी और खुशियों की आवाज़ें सुनकर वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसकी सिसी को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि जब उसके अपने पिता ने उसका इस तरह मजाक उड़ाया तो भी वह परेशान नहीं हुई, फिर भी उसे प्यार से बहन नेनियन कहकर पुकारा। वह कितनी मूर्ख लड़की थी। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए जू नेनियन का हाथ पकड़ लिया और प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी बच्ची न्यान वास्तव में सुंदर है, अपने दादा से भी अधिक। आह नहीं, बिल्कुल नहीं, वह अभी भी थोड़ी सी छोटी थी, उसके दादाजी किसी से भी ज़्यादा अच्छे दिखते थे। उपहार देना। जू सिसी को अपना होमवर्क करते देख जू नेनियन ने अचानक पूछा, सिसी, क्या तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है? हाँ, जू सिसी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पिता ने कहा था कि केवल अधिक पढ़ाई करके ही वह जीवन में कुछ हासिल कर सकती है और उसे थकाऊ और उबाऊ कृषि कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जब वह पढ़ाई कर रही थी तो उसकी दादी उसे घर के काम नहीं करने देती थी। यही वजह थी कि जू सिसी को स्कूल जाना विशेष रूप से पसंद था। जू सिसी, जू जिकियांग से केवल कुछ महीने छोटी थी, वह भी 15 वर्ष की थी, जल्द ही 16 वर्ष की होने वाली थी और वह इस वर्ष सीनियर हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाली थी। जू नेनियन को अपने परिवार में सबसे अच्छी छात्रा माना जाता था। उन्होंने प्राथमिक स्कूल में 2 कक्षाएं छोड़ दी थीं और 17 वर्ष की आयु से पहले ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बूढ़ी महिला ने जू सिसी को इतनी जोर से मुस्कुराते हुए देखा कि उसके दांत तो दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, और चिढ़कर बोली, तुम ब्लैक कोल बॉल बस स्कूल शुरू होने का इंतजार कर रही हो ताकि तुम्हें काम न करना पड़े, है ना? केवल आप ही मुझे जानती हैं, दादी माँ, जू सिसी ने शास्त्रीय चीनी भाषा में कहा। उसके चेहरे पर एक भूली मुस्कान थी। बूढ़ी महिला ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी संस्कृति के निम्न स्तर के साथ मेरे सामने दिखावा मत करो। अपने दादाजी की तुलना में आप कुत्ते की विष्ठा के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं हैं, विशेष रूप से असभ्य। जू सिसी तुरंत हैरान रह गईं। प्रिय दादी। हाँ, प्यारी दादी। जू नेनियन अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसने महसूस किया कि उसकी दादी अभी भी उसके दादाजी से सच्चा प्यार करती हैं तथा हर 10 वाक्यों में से एक में उनका जिक्र करती हैं। यह एक रहस्य था कि उसके दादा कौन थे। ये दुख की बात थी कि उनका पहले ही निधन हो चुका था, लेकिन यह अच्छा हुआ कि वह आ जाए, वरना वह लगभग भूल ही जाती कि नया सेमेस्टर शुरू होने का समय आ गया है। वह परिवार के 2 छोटे भाइयों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी। जू डोयू और जू जिचेंग अभी भी युवा थे, वे अपने वर्षों को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते थे। जहां तक जू जिकियांग का सवाल है, वह थोड़ा बड़ा था, उसने कभी प्रीस्कूल में दाखिला नहीं लिया था और वह स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं था। उन्हें भविष्य में उसके लिए धीरे धीरे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। परिवार के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद लियू गुइमेई बाहर आए। जू नेनियन ने गर्मजोशी से पुकारा, दूसरी चाची। लियू गुइमेई के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, हालांकि उतनी उत्साहपूर्ण नहीं, और उन्होंने कुछ ठंडे स्वर में कहा, न्यानियन यहाँ है। उसने बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। जू नेनियन, जो अपने पिछले जन्म में अनाथ थी, अनाथालय में पली बड़ी थी और लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वह अपने प्रति लोगों के रवैये में थोड़े से भी बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी। ये देखकर बुढ़िया का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया, परंतु वह कुछ नहीं बोली। केवल जू अहोंग, जो हमेशा की तरह अनजान था, उसने कुछ भी गलत नहीं देखा था और लगातार जू नेनियन की प्रशंसा करता रहा। लियू गुइमेई को व्यंजन लाते देख उसने जल्दी से कहा, दूसरी चाची, नेनियन आज रात हमारे घर पर भोजन के लिए रुक रही है। जल्दी करो और उसके लिए 2 मीठे मुर्गी के अंडे बनाओ। लियू गुइमेई का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। जू नेनियन अक्सर नहीं आती थी और सामान्यतः लियू गुइमेई को इससे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आज उसे असहजता महसूस हुई। वह ये कहे बिना न रह सकी, केवल एक अंडा बचा है और माँ की तबीयत ठीक नहीं है। शायद हमें उसके शरीर को समृद्ध करने के लिए इसे बचाकर रखना चाहिए। ये सुनकर जू नेनियन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और वह लियू गुइमेई की अनिच्छा पर ध्यान न देने का नाटक कर रही थी। उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ते हुए तीखे स्वर में कहा, इसे दादी माँ के खाने के लिए रखना चाहिए। अंकल, मुझे घर जाकर बाद में खाना बनाना है, इसलिए मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं रुकूंगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी दूसरी चाची उससे असंतुष्ट थी, लेकिन लियू गुइमेई चतुर थी। इस समय वह जानती थी कि बूढ़ी महिला को तस्वीर में कैसे लाया जाए। इस तरह जू अहोंग उसकी तुच्छता के लिए आलोचना नहीं करेगा और बूढ़ी महिला के मन में उसके बारे में कोई बुरा विचार नहीं आएगा। जू नेनियन की बात सुनने के बाद लियू गुइमेई ने तुरंत जवाब दिया, नेनियन बहुत समझदार है। उसने इस बहाने को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया, मानो उसे डर हो कि जू नेनियन अपना मन बदल लेगा। उस समय अंडे एक दुर्लभ वस्तु थे।
हर घर उन्हें खाने से हिचकिचाता था, आमतौर पर उन्हें अनाज के बदले बेच दिया जाता था। जू अहोन का परिवार जू नैनियन के पिछले परिवार की तुलना में थोड़ा बेहतर था, लेकिन वे भी तंग बजट पर रह रहे थे। वैचारिक कार्य शू अहोन को नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने शू नैनियन से कहा, जब आप पहले से ही यहाँ हैं तो भोजन के लिए क्यों नहीं रुकते? अपने चाचा के साथ इतना औपचारिक क्यों? जू इरहोंग अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता था। जहाँ तक लियू बुइमेई का सवाल है, वह विशेष रूप से गर्मजोशी से भरी नहीं थी, लेकिन उसके कोई बुरे इरादे भी नहीं थे। जू नैनियन हमेशा से ही लोगों को परखने में खुद को माहिर मानती थी। जब उसने और जिन यू ने करीब होने का नाटक किया था, लियू बुइमेई उसके घर आई थी और उस समय उसका रवैया काफ़ी दोस्ताना था। इस अचानक परिवर्तन का कोई और कारण अवश्य होगा। इतना कम समय बीता था और इस बीच कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। जू नैनियन ने अनुमान लगाया कि लियू बुइमेई को परेशान करने वाली एकमात्र बात यह थी कि उसकी दादी ने उसे कुछ पैसे दे दिए थे। इस विचार के साथ जू नैनियन को तुरंत लियू बुइमेई की अजीबता समझ में आ गई। बूढ़ी महिला ने वास्तव में उसका पक्ष लिया। जू नैनियन इससे इनकार नहीं कर सका। अब चूंकि वृद्ध महिला अपनी चाची और अन्य लोगों के साथ रह रही थी, इसलिए उस समय ग्रामीण इलाकों में यह आम बात थी कि पैसे पर सास का नियंत्रण होता था। सबसे अधिक संभावना यह है कि लियू बुइमेई ने उस बूढ़ी महिला को चुपके से पैसे देते हुए देखा था। स्वयं एक महिला होने के नाते जू नैनियन लियू बुइमेई के विचारों को कुछ हद तक समझ सकती थी और उसने उसे दोष नहीं दिया। हर किसी के जीवन में असंतोष के क्षण आते हैं। विषय बदलने के लिए जू नैनियन ने जल्दी से कहा, ओह दादी, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, जू नैनियन ने अपने बगल में रखी टोकरी पर रखा कपड़ा उठाया, जिससे उसके अंदर रखे कई बड़े और छोटे पैकेट दिखाई दिए। सबसे ऊपर माल्ट एक्सट्रैक्ट का एक बैग था। लियू बुइमेई ने यह देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी अनेक चीजें एक क्षण में! जू नैनियन ने टोकरी से सब कुछ निकाल लिया और मेज पर रख दिया। वहाँ माल्ट एक्सट्रैक्ट, दूध पाउडर, अखरोट पाउडर और लगभग 20 पाउंड वजन वाले उच्च ग्लूटेन वाले आटे का एक बैग भी था। प्रत्येक वस्तु उच्च गुणवत्ता वाली थी, जिससे जू अहोंग और उनका पूरा परिवार प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि सबसे छोटा बेटा शू दो बिना पलक झपकाए देखता रहा। जू इरहोंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। वाह, कितनी अच्छी चीजें हैं! उन्होंने स्वतः ही जू नैनियन की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि ये वस्तुएं वृद्ध महिला के लिए खरीदी गई थीं। परिवार में इतना विशेष होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकेले माल्ट एक्सट्रैक्ट का बैग ही दुर्लभ था, दूध और अखरोट के पाउडर और उच्च ग्लूटेन वाले आटे की तो बात ही छोड़ दीजिए। न्यानियन, आह क्या तुम अमीर हो गए! जू अहोंग मुश्किल से निगलने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छाई, इतनी सारी अच्छी चीजें! बूढ़ी महिला भी हैरान होकर जू नैनियन को देख रही थी। उसका हाथ थोड़ा कांपते हुए आगे बढ़ा, बेबी नियान, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। जू नैनियन ने कीमत नहीं बताए। उपहार देते समय कीमत बताना अशिष्टता थी। ये ज्यादा कुछ नहीं था, हम सब एक परिवार हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराई, दूध पाउडर लिया और इसे लियू बुइमेई को सौंप दिया। चाची, ये दो और सिसी के लिए है। घर पहुंचने पर यह सुनिश्चित करें कि वे इसे पी लें। लियू बुइमेई ने दूध पाउडर का डिब्बा पकड़ रखा था और शू नैनियन को अनिश्चित नज़रों से देख रही थी और उसके होंठ कई बार कांप रहे थे, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा और शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी। जू नैनियन ने ऐसा दिखावा किया कि वह उसके आंतरिक विचारों को नहीं समझ पा रहा है। जू सिसी का मन सरल था और जब उसने जू नैनियन की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। बहन नैनियन, आप सबसे अच्छी हैं। वह अपने स्टूल से कूदकर जू नैनियन की गर्दन से लिपटने से खुद को रोक नहीं सकी। जू नैनियन ने अपने होठों को एक साथ दबाया और मुस्कुराए। वह वास्तव में आसानी से संतुष्ट होने वाली लड़की थी। अपने सदमे से उबरते हुए जू अहोंग ने अपना सिर खुजलाया। न्यानियन, इतनी सारी चीज़ें हैं, शायद तुम्हें कुछ चीज़ें अपने साथ वापस ले जानी चाहिए। जू अहोंग को चिंता थी कि युवा लड़की पैसा कमाने के बाद उसे बचा नहीं रही थी बल्कि सारा पैसा खर्च कर रही थी। वृद्ध महिला ने अपनी बहू की ओर देखा, उसे अपराध बोध के भाव से नीचे देखते हुए देखा और ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने भोले बेटे से बात की। इसे वापस क्यों लें? क्या अब हमारे परिवार की देखभाल करना आपकी भतीजी की योग्यता नहीं है? हमारी बच्ची न्यान को इन छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं है, वह और भी खरीद सकती है, किसी बात की चिंता मत करो। हम सब यहाँ एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। कंजूस अंडा देता है। बूढ़ी महिला द्वारा व्याख्यान दिए जाने के बाद जू अहोंग ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और प्रसन्नतापूर्वक कहा, माँ सही कहती हैं, हमारे जू परिवार ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। जू नैनियन ने आश्चर्य से अपनी दादी की ओर देखा और देखा कि बूढ़ी महिला उसकी दूसरी चाची की ओर ध्यान से देख रही थी और तुरंत समझ गई। पता चला कि वह बूढ़ी महिला लियू बुइमेई को सुनाने के लिए बोल रही थी। ये बूढ़ी औरत वास्तव में एक धूर्त लोमड़ी थी जो मार तो खाती थी लेकिन साथ ही मीठी भी थी और अपना वैचारिक काम करना कभी नहीं भूलती थी।
पहले नैनियन ने सोचा था कि बूढ़ी महिला और यान कुइहुआ एक ही कपड़े से बने हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। ऐसा लग रहा था कि वह बूढ़ी महिला अपनी माँ से भी ज़्यादा समझदार थी। जैसे नैनियन अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, वैसे ही शैतान के बारे में बोलो और वह प्रकट हो जाएगी। माँ, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। यान कुइहुआ की आवाज़ दूर से सुनी जा सकती थी। नयानियन को चिंता का दर्द महसूस हुआ। उसकी माँ संभवतः यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आ सकती थी, है ना? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, यान कुइहुआ ने प्रवेश किया और दरवाज़ा जूसिसी ने खोला। यान कुइहुआ को वसा और दुबले मांस की परतों से भरा सुअर का मांस का एक बड़ा टुकड़ा पकड़े हुए देखा गया। आह, बेबी नियान, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? यान कुइहुआ भी जू नैनियन को देखकर आश्चर्यचकित था। उसकी यह बात सुनकर जू नैनियन को तुरंत समझ आ गया कि यान कुइहुआ को अभी तक पता नहीं था कि वह यहाँ आए है। मैं दादी के लिए कुछ चीज़ें लाने आया हूँ, जू नैनियन ने स्पष्टता से कहा। यान कुइहुआ की नज़रें तुरंत मेज पर रखे व्यंजनों पर टिक गईं, जिससे उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा। जब नैनियन ने यान कुइहुआ को मेज पर रखी वस्तुओं को गौर से देखते हुए देखा तो वह तुरंत घबरा गई। अब उसे क्या करना चाहिए? लेकिन यान कुइहुआ ने बस उनकी ओर देखा और फिर अपनी नज़रें हटा लीं और कुछ नहीं कहा। वह सुअर का मांस मेज पर ले आए और मुस्कुराते हुए बूढ़ी महिला से कहा, माँ, ये सुअर का मांस है जिसे बेबी नियान ने आपके और अपने दूसरे चाचा और चाची के सम्मान में दान किया है। सुअर का मांस जिन यू परिवार द्वारा सगाई के उपहार के रूप में भेजा गया था। इतना बड़ा टुकड़ा, लगभग 10 पाउंड मांस था। जू नैनियन ने यान कुइहुआ को आश्चर्य से देखा। हे भगवान, कंजूस मुर्गी ने अंडा दे दिया। आह थूक, ये सही नहीं है। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? न केवल नैनियन हैरान था, बल्कि जू अहोंग और लियू बुइमेई भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। मुखर लड़की, जू सिसी ने अचानक कहा, महान चाची, आकाश से लाल बारिश हो रही होगी, तभी तो आप इतनी उदार हैं। क्या उस सुअर के मांस में जहर हो सकता है? हर कोई अवाक रह गया। यान कुइहुआ ने झुंझलाहट में कहा, तुम छोटी काली कोयला गेंद हमेशा बातचीत में कूदते हो। जाओ और अपना होमवर्क करो। यदि तुम अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, अन्यथा कोई भी पुरुष तुम्हें नहीं चाहेगा। इससे सीसी अवाक रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पैर पटकते हुए कहा, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं पुरुषों के बारे में नहीं सोचना चाहती। यान कुइहुआ ने जवाब दिया, युवा से आपका क्या मतलब है? जब आपकी दादी आपकी उम्र की थी तब आपके चाचा का जन्म हो चुका था। बूढ़ी औरत ने यान कुइहुआ की पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका शरीर कांप उठा। तुम बकवास करने वाले, क्या तुम बच्चों के सामने अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते? उफ़, नैनियन लगभग हंस पड़ी, लेकिन समय रहते खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रही। यान कुइहुआ भी नाराज नहीं हुई, उसने खुद को इन शब्दों में व्यस्त रखा, बच्चे, तुम सब जल्दी करो और उस सुअर के मांस को ठीक करो, इसे बाद में खराब मत होने दो। ये बच्चे का दयालु व्यवहार है। हमारी नैनियन ने कहा कि वह अपनी दादी और दूसरे चाचा और चाची के प्रति आभारी है कि उन्होंने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है और वह भविष्य में आपको सम्मानित करना सुनिश्चित करेगी। उन शब्दों ने बूढ़ी महिला और जू अहोन को बहुत प्रभावित किया, जबकि लियू बुइमेई को इतनी शर्म महसूस हुई कि उसने चाहा कि वह किसी बिल में छिप जाए। जहाँ तक नैनियन की बात है तो वह अपनी माँ को कहानियाँ गढ़ते देख हैरान रह गई। उसने ऐसी बातें कब कही थीं? अपनी माँ को लगातार बोलते हुए और हर तरह से उनकी प्रशंसा करते हुए देखकर नैनियन का चेहरा चापलूसी से लाल हो गया। ये सचमुच अपमानजनक था। पूरा परिवार वहाँ बातें कर रहा था और हंस रहा था, तभी अप्रत्याशित रूप से कोई और वहाँ आ पहुँचा। यह कोई और नहीं बल्कि आंटी जू थी, जिनकी यान कुइहुआ से बनती नहीं थी। देखो, पूरा परिवार कितना अच्छा समय बिता रहा है, जश्न का क्या मौका है। आंटी जू कमर मटकाते हुए अंदर आईं। इरादा आंटी जू को आते देख यान कुइहुआ ने सीधे ठंडी सांस ली। आंटी जू भी उत्साह में शामिल होने के लिए आई थीं और मेज पर रखे पोर्क और उपहारों के ढेर को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत समझ गई कि ये जू नैनियन द्वारा लाए गए थे। उसने पहले भी उस लड़की को एक बड़ी टोकरी ले जाते हुए देखा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़की इतनी उदार होगी। इस लड़की को इतना पैसा कहाँ से मिला? आंटी जू ने आंखें मूंद लीं। क्या ये सच में हो सकता है कि उन्होंने इसे अपने व्यवसाय के माध्यम से कमाया हो? इन सभी अच्छी चीज़ों की कीमत तो 10 युआन रही होगी, है ना? क्या जू नैनियन में ऐसा करने की क्षमता है? क्या मामला है? मुझे लगता है ये शायद उसके अमीर पति के परिवार से है। अंततः यह अपनी बेटी को बेचने जैसा ही है। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी जू बुइलान ने मेज पर रखे उपहार को ईर्ष्या से देखा। और यहाँ तक कि इसमें उच्च ग्लूटेन वाला आटा भी है। बुइलान, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखकर कि परिवार में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, लियू बुइमेई को अनिच्छा से अभिवादन शुरू करना पड़ा। आखिरकार यहाँ उनका और जू बुइलान का सबसे करीबी रिश्ता था।
आंटी जू बस किसी के बातचीत शुरू करने का इंतजार कर रही थीं, और जैसे ही लियू बुइमी ने बात की, उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल गई। ओह, हमारे डोंगजी का दूध खत्म हो गया है और वह अभी भी बहुत छोटा है। मैं सोच रही थी कि आपके घर से कुछ अनाज उधार ले आऊं और बाद में आपको लौटा दूंगी, आंटी जू ने कहा। उनकी नज़रें मेज़ पर रखे दूध के पाउडर पर टिकी थीं, जिससे उनके इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। लियू बुइमी ने भी देखा कि वह क्या कर रही थी, लेकिन चूंकि सामान जू नैनियन द्वारा लाया गया था और वह अभी भी वहां थी, इसलिए उन्हें उधार देना उचित नहीं लगा। इसके अलावा वह अच्छी तरह जानती थी कि जू बुइलान किस तरह का व्यक्ति है। यदि वह उधार लेती भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह उसे वापस कर देगी। यान कुइहुआ जू बुइलान को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे सुनते ही उसने सीधे कहा, बुइलान, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मेरे दूसरे भाई के परिवार में बुजुर्ग और बच्चे दोनों हैं जिनकी देखभाल करनी है, उनके पास आपको उधार देने के लिए अनाज नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कहीं और से उधार लें। उसके शब्दों ने तुरंत जू बुइलान को चुप करा दिया, लेकिन जू बुइलान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, यो कुइहुआ, तुम बहुत सक्षम हो, है ना? ये जानना कि आपके छोटे देवर के पास कितना अनाज है। कौन कहता है कि अनाज नहीं है? क्या मेज पर दूध पाउडर नहीं है? अपने परिवार को थोड़ा सा उधार देने में क्या बुराई है? हम पड़ोसी हैं, क्या तुम्हें डर है कि मैं इसे वापस नहीं कर पाऊंगा या क्या? ये कहकर वह दूध पाउडर लेने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन यान कुइहुआ उससे एक कदम आगे थी। वह तेजी से मेज पर रखी हर चीज को अपनी टोकरी में डाल रही थी। गति इतनी प्रभावशाली थी कि जू नैनियन को अचानक लगा कि उसकी मां की चपलता काफी उल्लेखनीय है। आंटी जू तुरंत दुखी हो गईं, उनका चेहरा खींच गया। कुइहुआ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? यह मेरा सामान है, मैं इसके साथ जो चाहूं करूंगा, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? आप, मेरा क्या? मैं अपने सामान के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। यान कुइहुआ ने तुरंत जू नैनियन का हाथ पकड़ लिया। चलो बेबी न्यान, हम घर जा रहे हैं। यान कुइहुआ ने एक हाथ से टोकरी उठाई और दूसरे हाथ से जू नैनियन को खींचा। आंटी जू और यान कुइहुआ के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कुछ भी उधार देने की पेशकश नहीं करेगी। वह केवल हताशा से आग बबूला हो सकती थी। ऐसा मत सोचिए कि उसे पता नहीं था कि यह सामान जू नैनियन द्वारा जू हॉन के घर के लिए लाया गया था। हम बुइमी के साथ उसके अच्छे संबंध थे, उसे विश्वास नहीं था कि वह बाद में उधार नहीं ले पाएगी। जू नैनियन को यान कुइहुआ काफी दूर तक घसीटता हुआ ले जा रहा था और वह ये कहे बिना नहीं रह सका, माँ, क्या हम इसे सचमुच घर वापस ले जा रहे हैं? हमने इसे पहले ही दे दिया है। यान कुइहुआ के कंजूस स्वभाव को जानते हुए जू नैनियन वास्तव में चिंतित थी कि वह इस अवसर का उपयोग सामान घर ले जाने के लिए करेगी। यान कुइहुआ ने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ? जू नैनियन ने सहजता से सिर हिलाया और लगभग हाँ कह दिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर यान कुइहुआ मुस्कुराया, तुम चतुर शैतान हो, तुम अपनी माँ को सबसे अच्छी तरह जानते हो। मैं बहुत अनिच्छुक हूँ, लेकिन हम वास्तव में इन चीज़ों को घर नहीं ले जा सकते। मैं इसे बस एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जू बुइलान, उस बूढ़ी औरत को आपकी चाची को निशाना बनाने का कोई विचार न आए। आप अभी भी सबसे चतुर हैं, माँ, जू नैनियन ने अपना मुंह ढकते हुए कहा। सच कहूं तो वह आंटी जू को अपनी चाची से अनाज उधार नहीं लेने देना चाहती थी। आज के समय में हर परिवार गरीब है और सभी लोग अपने पास उपलब्ध थोड़े से अनाज पर निर्भर हैं। जैसा कि कहावत है, उधार लो और वापस करो और तुम फिर से उधार ले सकते हो, लेकिन आंटी जू की गांव में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। वह अक्सर दूसरों से अनाज उधार लेती है, थोड़ा पूर्व के परिवार से, थोड़ा पश्चिम के परिवार से, फिर भी कभी वापस नहीं करती। समय के साथ गांव में कोई भी उसे कुछ उधार देने को तैयार नहीं था। हालांकि चूंकि आंटी जू और लियू बुइमेई ने एक ही जगह के गांव में शादी की थी, इसलिए उनके रिश्ते अभी भी काफी अच्छे थे। लियू बुइमेई के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर आंटी जू पूछेंगी तो उसे मना करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। यान कुइहुआ को आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ, लेकिन उन सभी वस्तुओं के बारे में सोचकर उसका दिल दुखने लगा जिन्हें उसे देना होगा। यान कुइहुआ के चेहरे पर पीड़ा भरे भाव देखकर जू नैनियन ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आप अंकल हॉन के घर सुआ का मांस क्यों लाईं? अपनी बेटी के चतुर छोटे चेहरे को देखकर यान कुइहुआ बहुत प्रसन्न हुई। ये सब तुम्हारे लिए है, उसने कहा। मेरे लिए? जू नैनियन हैरान था। मेरे लिए ये कैसा रहेगा? अरे मूर्ख बच्चे, अगर तुम न होते तो तुम्हारी माँ इतना सारा मांस कैसे दे पाती? जरा सोचिए, आपकी दादी ने जियाओ जिनको जैद की अंगूठी दी थी, है ना? माँ ने देखा कि यह एक अच्छी बात थी। तुम्हारी दादी के पास तुम सिर्फ पोती के रूप में नहीं हो। आमतौर पर आपकी दूसरी चाची का कोई बुरा इरादा नहीं होता, लेकिन हर कोई दिल से स्वार्थी होता है। कौन जानता है कि आपकी दादी के पास सीसी को दहेज में देने के लिए कोई और अच्छी चीज होगी या नहीं? यदि नहीं, तो आपकी दूसरी चाची दुनिया को उलट पुलट कर देंगी।
लेकिन अगर हम आपकी दूसरी चाची को थोड़ा सा लाभ देते हैं तो भले ही वह अपने दिल में परेशान महसूस करती हैं, उन्हें हमारी दयालुता को याद रखना होगा और कोई तमाशा बनाने में अच्छा महसूस नहीं होगा। तसक तसक तसक। यान कुइहुआ के शब्दों को सुनने के बाद जू नेनियन केवल यही सोच सकता था कि यह कितना शानदार था। वह बस ये जानती थी उसकी माँ बिना किसी उद्देश्य के इतनी उदार नहीं होगी, वह तो बस यहाँ इंतजार कर रही है। हालांकि इससे ये भी पता चला कि यान कुइहुआ अभी भी इस पारिवारिक रिश्ते को महत्व देता था और नहीं चाहता था कि भविष्य में चीज़ें बहुत बदसूरत हो जाएं। यदि वह यान कुइहुआ के चरित्र के साथ इस रिश्ते की परवाह नहीं करती तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हंगामा हो रहा है, जब तक कि वह उस तक न पहुंचे। लियू बुइमेई यान कुइहुआ का मुकाबला नहीं कर सकती थी, चाहे वह कितना भी विरोध क्यों न कर ले। माँ, तो आप मुझे अंकल अहोन के घर के लिए वह सब सामान खरीदने के लिए दोषी नहीं ठहराती? जू नेनियन ने शर्मीले चेहरे के साथ पूछा। यान कुइहुआ ने जू नेनियन को देखा और आह भरी, क्या दोष? जब हमारा परिवार पहले गरीब था तो आपके चाचा अहोंग और आपकी दादी ने हमारी बहुत मदद की थी। अब जब आपके पास पैसा है तो आपको सचमुच उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन शब्दों ने जू नेनियन को चौंका दिया। वह हमेशा सोचती थी कि यान कुइहुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके प्रति अच्छा होने के अलावा स्वार्थी और दूसरों के प्रति उदासीन था। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी दूसरों की दयालुता को याद कर सकती थी और बदले में वैसा ही करना चाहती थी। इससे पहले कि जू नेनियन अपनी मां को गलत समझने के लिए दोषी महसूस कर पाती, अगले ही पल यान कुइहुआ ने पीड़ा भरे भाव के साथ विलाप किया, अगली बार इतनी अच्छी चीजें मत खरीदना। बस आटे की कुछ बोरियां ले आओ, माल्ट एक्सट्रैक्ट और यह सब क्यों खरीदें? वे अच्छी चीजें, भले ही वे उन्हें खा लें, उनकी सराहना नहीं करेंगे। जू नेनियन तुरंत अवाक रह गया। उसने जो भी अपराध बोध महसूस किया वह व्यर्थ था। जब माँ और बेटी बातें कर रही थीं तो उन्होंने कुछ ही देर बाद आंटी जू को अंकल अहोन के घर से निकलते हुए देखा। यान कुइहुआ और जू नेनियन पास के मकई के खेत में तब तक छिपे रहे जब तक आंटी जू वहां से नहीं चली गईं। कुछ देर बाद वे अपना सामान लेकर जू अहोन के घर लौट आए। उन्होंने सभी सामान बाहर निकाल लिया और बूढ़ी महिला ने तुरंत जू नेनियन द्वारा लाई गई सभी चीजें, जिसमें यान कुइहुआ द्वारा दिया गया सुअर का मांस भी शामिल था, अपने कमरे में रख लिया। उसने सीधे कहा, मैं ये चीजें रखूंगी। सीसी और दो दो के दूध पाउडर के लिए गुइमी, तुम हर सुबह मेरे कमरे में आकर इसे ले आओ और उनके लिए बनाओ। बूढ़ी महिला के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि वह नर्म दिल होकर लियू बुइमी को जू बुइलान को अनाज उधार देने से रोक रही थी। लियू बुइमेई ने भी जू बुइलान को मना करने का एक कारण ढूंढ लिया। बूढ़ी महिला घर की मुखिया थी और उसके नियंत्रण में चीजें होने के कारण लियू बुइमेई ने कोई आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। सामान पहुंचाने के बाद जू नेनियन ने यान कुइहुआ के साथ घर जाने का इरादा किया था, यहाँ तक कि एक बड़ा मुर्गा भी खरीदा था और आज रात एक छोटा चिकन और मशरूम स्टू बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन यान कुइहुआ हठपूर्वक घर में बैठा रहा और जब तक वह वहां भोजन नहीं कर लेता तब तक वहां से जाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने बूढ़ी महिला से तलने के लिए कुछ मांस काटने का आग्रह भी किया। बूढ़ी महिला बहुत उदार थी, उसने बिना कुछ कहे लगभग 1 पाउंड मांस तलने के लिए काट दिया। जू सिसी और जू दो दो ये जानते हुए कि उन्हें मांस मिलेगा, उत्साह से भर गए। विशेष रूप से जू सिसी पूरी प्रक्रिया के दौरान रसोई में बूढ़ी महिला के आसपास मंडराते रहे। जू नेनियन यान कुइहुआ की जाने से पहले भोजन के लिए रुकने की इच्छा के बारे में वास्तव में असहाय था। जब मांस के व्यंजन परोसे गए तो जू नेनियन ने उन्हें मुश्किल से छुआ, जबकि परिवार के बाकी सदस्य बूढ़ी महिला को छोड़कर लालच से मांस खा गए। जू अहोंग ने खाते हुए बड़े गर्व से कहा, बहुत स्वादिष्ट। उनमें से प्रत्येक ने चिकने मुंह से खाना खाया और मांस के साथ भोजन करने मात्र से ही पूरे परिवार के चेहरों पर संतुष्टि का भाव आ गया। जू नेनियन ने कुछ दुखी मन से देखा। दरअसल उसके दूसरे चाचा का परिवार भी मुश्किल से गुजर रहा था। बूढ़ी महिला ने मांस के व्यंजनों में से ज्यादा कुछ नहीं खाया, लेकिन यान कुइहुआ ने उत्सुकता से उसके कटोरे में मांस भर दिया और एक चापलूस की भूमिका को बखूबी निभाया, जिससे शू नेनियन को खुशी और निराशा दोनों हुई। उसकी माँ हमेशा उसे हंसाने में कामयाब रहती थी। भोजन के दौरान लियू बुइमेई ने कई बार जू नेनियन की ओर देखा और उसे इतना दोषी महसूस हुआ कि उसे अपनी तुच्छता पर पछतावा हुआ। रात के खाने के बाद जू नेनियन ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और देखा कि उसके दूसरे चाचा और चाची, बूढ़ी महिला और उसकी माँ सभी के होंठ चिकने थे। जू नेनियन पूछने ही वाली थी कि उन्होंने अपना मुंह क्यों नहीं पोंछा, तभी उसने बूढ़ी महिला को ये कहते सुना, आप सब अंदर ही रहें, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। फिर जू अहोंग बाहर गए, उसके बाद लियू बुइमेई और अंत में यान कुइहुआ। जू नेनियन और उसकी माँ एक साथ घर की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें कई ग्रामीणों का सामना करना पड़ा। गर्मी का मौसम था, रात का खाना जल्दी बन जाता था और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था, इसलिए जब भी गांव वाले उसकी दादी के परिवार को देखते तो रुककर उनके पास इकट्ठा हो जाते।
और फिर उसकी दादी और दूसरे चाचा तुरंत मुस्कुराते और लोगों को बताते कि उन्होंने मांसाहारी भोजन किया है। इससे ग्रामीणों में तुरंत ही काफ़ी प्रशंसा हुई। जू नेनियन ने स्तब्ध भाव से देखा जब यान कुई हुआ समूह में शामिल होकर दिखावा कर रहा था। जिस यात्रा में 10 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए था, उसे पूरा करने में आधे घंटे से भी अधिक समय लग गया। घर पहुंचने पर जू नेनियन ने उत्सुकता से यान कुई हुआ से पूछा, माँ, जब हमारा परिवार पहले मांस खाता था तो आपने हमें इसे गुप्त रूप से खाने के लिए कहा था, है ना? तो इस बार आप दिखावा क्यों कर रहे हैं? जू नेनियन ने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन यान कुई हुआ ने उसे पूरी तरह से समझ लिया। क्या तुम मूर्ख हो? जो मांस हम पहले खाते थे, क्या वह आपके कमाए हुए पैसों से नहीं खरीदा गया था? बेशक, हम गांव वालों को यह नहीं बता सकते थे, वरना क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए कि व्यापार कितना लाभदायक है और वे आपसे प्रतिस्पर्धा करने लगें। आज का सुअर का मांस मेरे दामाद द्वारा लाया गया था। कौन नहीं जानता कि हमारी बेबी नियान की सगाई जियोजिन नामक एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति से हुई है। सार्वजनिक रूप से खाना एक स्पष्ट और उचित अच्छी बात है, तो फिर इसका प्रदर्शन क्यों न किया जाए? जू नेनियन, ये बात इतनी तार्किक लग रही थी कि वह बहस करने में असमर्थ हो गई। परिणामस्वरूप अगले दिन पूरे गांव को पता चल गया कि यान कुई हुआ ने जू एरहोन के घर से 10 पाउंड सुअर का मांस और कई अन्य चीजें ले ली हैं। हर कोई यान कुई हुआ से ईर्ष्या करता था कि उसकी बेटी को इतना अच्छा आदमी मिला। जब जू नेनियन ने इसके बारे में सुना तो वह अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर आहें भरने लगी। ये सब खत्म हो चुका था। अपनी मां के प्रदर्शन के बाद वह सचमुच चिंतित थी कि यदि भविष्य में उसने सगाई तोड़ दी तो कितने लोग उस पर उंगली उठाएंगे और उसे मूर्ख कहेंगे। ये चिंताजनक है। बहन, आप किस बात की चिंता कर रही हैं? जू डोयू ने अपने मुंह में लियुएसू के साथ मुस्कुराते हुए और जू नेनियन के करीब चिपकते हुए बचकानी आवाज में पूछा। यान कुई हुआ को हमेशा चिंता रहती थी कि घर में पर्याप्त पैसा नहीं होगा, इसलिए सुबह में वह अक्सर सफ़ेद आटे और चावल का उपयोग नहीं कर पाती थी और इसके बजाय सिर्फ मकई की रोटी खाती थी। जू नेनियन के पास लियुएसू का एक बड़ा बैच बनाने और यान कुई हुआ को ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि अगर उन्हें जल्द ही नहीं खाया गया तो वे कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे। वास्तव में इन्हें 3 या 4 दिन तक भी छोड़ देने पर वे खराब नहीं होंगे। इस प्रकार अब जू डोयू हर सुबह स्वादिष्ट लियुएसू खा सकता था। जू नेनियन ने मजाकिया अंदाज में उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी और अपने 2 छोटे भाइयों को स्कूल भेजने के बारे में सोचते हुए जू डोयू से पूछा, डोयू, बहन से कहो, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? क्या डोयू सचमुच स्कूल जा सकता है? जैसे ही जू डोयू को पता चला कि वह स्कूल जा सकता है, उसने उत्साह से जू नेनियन के चेहरे को अपने हाथों से थमा और चमकती आंखों से पूछा, बहन, क्या तुम सचमुच डोयू को स्कूल जाने दोगी? छोटे लड़के को इतना उत्साहित देखकर जू नेनियन प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक डोयू चाहेगा, बहन तुम्हें जाने देगी। जू डोयू ने हमेशा अपने चचेरे भाई डोडू से सुना था कि स्कूल कितना मजेदार होता है और वह वास्तव में वहां जाना चाहता था, बहुत ज्यादा। लेकिन मां ने इसकी अनुमति नहीं दी। जू डोयू ने यान कुई हुआ की कही बात याद की। छोटे लड़के ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मां डोयू को स्कूल नहीं जाने देंगी। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा लड़कों को सफलता नहीं दिलाती, ये पैसे की बर्बादी है। घर पर काम करना बेहतर है। उसने ये भी कहा कि डोयू बदसूरत है, खरबूजा तरबूज से मेल खाता है, सेम से मेल खाता है, चाहे आप कितना भी अध्ययन करें, ये बेकार है। अंत में आप अभी भी एक बदसूरत पत्नी से शादी करेंगे। जू डोयू को अपने बचकाने गंभीर स्वर में ये शब्द कहते देख जू नेनियन जोर से हंस पड़ा। उसकी मां सचमुच इस कहावत को चरितार्थ करती थी कि बेटियों को बेटों से अधिक तरजीह दो। वह ऐसी बकवास बातें भी कह सकती थी। इसके अलावा जू डोयू इतना छोटा था, क्या उसे पता भी था कि पत्नी क्या होती है? इसके अलावा यद्यपि उसका छोटा भाई थोड़ा सा सांवला था, फिर भी वह असाधारण रूप से प्यारा था। जू डोयू ने अपना सिर झुकाकर जू नेनियन की ओर देखा। बहन, आप किस बात पर हंस रही हैं? जू नेनियन ने जल्दी से अपनी हंसी दबा ली। बहन किसी बात पर नहीं हंस रही थी। जब तक डोयू स्कूल जाना चाहता है, बहन तुम्हें भेज देगी, ठीक है? क्या तुम सचमुच मुझे स्कूल जाने दोगे? जू डोयू ने आशा भरी चमकती आंखों से पूछा। जू नेनियन ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ। निश्चित उत्तर पाकर जू डोयू तुरंत खुशी से बाहर भाग गया। उसके हंसमुख सिलहुट को देखकर जू नेनियन ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर मुस्कुराए। तारांकन सी सैन्य प्रशिक्षण शिविर में जिनयू वर्तमान में अवकाश पर था और एक अच्छे भाई से मिलने के लिए वापस आया था। दोनों व्यक्ति जमीन पर बैठे थे, उनकी शर्ट नहीं थी और वे पसीने से तर थे, उनकी कोई छवि नहीं थी। लेकिन दोनों ही व्यक्ति असाधारण रूप से आकर्षक थे और उनकी शारीरिक बनावट भी उत्कृष्ट थी। गंदगी से सने होने के बावजूद उनमें किसी तरह एक उबड़ खाबड़ जंगली आकर्षण झलकता था।
ये शाओटिंग ने अपनी सांस रोकी, अपने कपड़ों की जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे जिनयू की ओर फेंक दिया, जिसने उसे आसानी से पकड़ लिया और ठंडे दिमाग से एक सिगरेट अपने होठों के बीच रख ली। पसीना उसकी दृढ़ थोड़ी से बहकर उसकी छाती पर टपक रहा था, उसकी मांसल काया से शक्ति का आभास हो रहा था। तुम्हारे साथ मुकाबला करना बहुत कष्टदायक है, तुम हमेशा इतने निर्दयी होते हो, ये शाओटिंग ने हौंकते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने लिए सिगरेट सुलगाई और जिनयू अपनी सिगरेट जलाने के लिए झुका। अगर मैं थोड़ा कठोर नहीं होता तो मुझे चिंता होती कि कहीं तुम्हें गलत महसूस न हो जाए, जिनयू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ये शाओटिंग ने सिगरेट पी और अपनी छाती रगड़ी, लेकिन तुम मेरी छाती पर लात नहीं मार सकते यार। आप अभी भी चोट से उबर रहे हैं। यदि आप पूरी तरह से ठीक हो गए होते तो क्या आप मुझे मार नहीं डालते? छी, अगर मैंने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें इतना कमज़ोर होने के लिए किसने कहा? जिनयू ने जवाब दिया। ये शाओटिंग हंसे, लगता है तुम घमंडी हो रहे हो। अरे, मैंने जियाओ लियू से सुना है कि आपकी सगाई हो गई है। वह लड़की कौन है? आइए सुने, मैं उत्सुक हूँ। यदि जू शिन्यू अपने सभी उत्कृष्ट गुणों के बावजूद आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी तो फिर कौन आपकी रुचि जगा सकता है? ये शाओटिंग द्वारा जू शिन्यू की तुलना जू जियाओ से किए जाने की बात सुनकर जिनयू ने अपनी जीभ चिटकाई और सिगरेट का एक जोरदार कश लिया। असाधारण होने की तुलना में जू शिन्यू जू जियाओ से आधी भी अच्छी नहीं है। वह जानता था कि जब ये शाओटिंग किसी असाधारण व्यक्ति के बारे में बात करता था तो वह जू शिन्यू की उत्कृष्टता का उल्लेख करता था, लेकिन वह वास्तव में जू जियाओ की तुलना में नहीं थी। उसने कभी भी जू जियाओ जितनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। वह न केवल आकर्षक थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से आकर्षक भी थी। ओह, आप पहले ही उसके बचाव में कूद पड़े। मैंने तो ज्यादा कुछ कहा ही नहीं, ये शाओटिंग ने हंसते हुए कहा। जू जियाओ, ये तो बहुत सुंदर नाम है। यहाँ तक कि आप, एक शपथबद्ध कुंवारे, भी प्रशंसा गा रहे हैं। वह जरूर कुछ खास होगी। जिनयू ने चिढ़कर उसे लात मारी। तुम शपथपूर्वक कुंवारे हो? बस उसे अभी तक कोई ऐसी महिला नहीं मिली थी जिसमें उसकी रुचि जागृत हो, बस इतना ही। संभावित साझेदारों से मिलना। जिनयू, जल्दी आओ, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, अपनी मंगेतर के घर जाओ। वुलैन विभिन्न उपहार तैयार करने में बहुत उत्साही थी, क्योंकि वह अपनी भावी बहू के रूप में जू नैनियन से बेहद संतुष्ट थी। इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है? उसका बेटा भी बुरा नहीं दिखता है, और यदि भविष्य में उनका कोई बड़ा पोता हुआ तो क्या वह भी बहुत प्यारा नहीं होगा? एक गोल मटोल छोटे पोते के बारे में सोचकर वुलैन का मूड बहुत अच्छा हो गया। जिनयू सोफे पर लेटा हुआ था और अपनी मां की उत्तेजित अवस्था को देखकर उसने सिरदर्द के कारण अपनी कनपटियां रगड़ लीं। उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक घर पर नहीं रह सकता। वुलैन की लगातार बकबक से बचने के लिए जिनयू ने लापरवाही से उससे बैग ले लिया। काफी भारी। जिनयू धीरे से हंसा। उसकी मां अपनी बहू के बारे में सोचकर पागल हो रही थी, मानो वह अपनी मां के व्यक्तित्व को नहीं जानता था। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह चाहती है कि वह जू जियाओ के साथ भावनाएं विकसित करे। बुरी बात यह है कि वह किसी के साथ भी भावनाएं विकसित कर सकता था, सिवाय जू जियाओ के, जो कि कतई स्थिर नहीं दिख रही थी। और यह बात इस तथ्य से अलग है कि उसके मन में विवाह के लिए एक महिला थी। यदि वह ऐसा नहीं भी करता तो भी वह उसे नहीं चुनता। उन्हें खतरनाक काम करना पड़ता था, अक्सर साथ रहने की अपेक्षा अकेले रहना पड़ता था, और उनकी होने वाली पत्नी को अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। जू जियाओ के आकर्षक रूप के कारण वह संगठन में 1 महीने के लिए बाहर रहेगा, और जब तक वह वापस आएगा, उसने अनुमान लगाया कि उसके सिर पर लगी हरी रोशनी सभी प्राणियों को प्रबुद्ध कर सकती है। जिनयू को सामान के साथ बाहर जाते देख वुलैन संतोष से मुस्कुराई, ये सोचकर कि ब्लाइंड डेट के लिए एक सुंदर लड़की को लाना सही फैसला था। यदि यह अतीत की बात होती तो बच्चा उसकी बात कब सुनता? वुलैन अपने बेटे को अच्छी तरह समझती थी, जिनयू वास्तव में उसकी बात नहीं सुनता था। इसलिए उपहारों को याद से बाहर ले जाने के बाद जिनयू ने कोने पर मुड़ते ही उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की योजना बनाई। ये भोजन की बर्बादी नहीं थी, वहां हमेशा भिखारी चीजें लेने आते रहते थे। उसकी मुलाकात किसी भिखारी से नहीं हुई, बल्कि उसकी मुलाकात जू शिन्यू से हुई। जू शिन्यू के साथ साथ चल रहा था ये शाउटिंग, वह मितभाषी दिखावा करने वाला। जिनयू ने अपनी बाहें उठाईं। ये बच्चा इस तुरही के फूल में कब उलझ गया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कल जानकारी के लिए ताक झांक कर रहा था। जैसे ही जू शिन्यू ने जिनयू को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह खुशी से उसकी ओर दौड़ी। भाई यू, जिनयू ने जवाब में गुनगुनाया। उसकी नज़र शाओटिंग पर गई। क्या स्थिति है? शाओटिंग ने झुंझलाहट के साथ उसकी ओर देखा। चाचा जू ने मुझे उसे ले जाने के लिए कहा था। तात्पर्य यह था कि यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शाओटिंग ने जिनयू की चिढ़ाने वाली बात को स्पष्ट रूप से समझा, लेकिन शिन्यू ने नहीं। उसने सोचा कि जिनयू उसकी परवाह करता है और उसने शाओटिंग के साथ उसके रिश्ते को गलत समझा है।
वह जल्दी से जिन्यू की ओर कुछ कदम बढ़ी। भाई यू, मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। शाउटिंग और मेरे पास कुछ भी नहीं है। रुको। जिन्यू ने उसकी बात रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और जवाब दिया, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जू शिन्यू का चेहरा एक पल में हरा हो गया, लेकिन वह अभी भी जिन्यू को पसंद करती थी, और शर्मिंदगी और झुंझलाहट में अपने पैर को पटकते हुए उसने कहा, तुम मतलबी हो। जिन्यू ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, और शाओटिंग ने उसके हाथ में सामान देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। जिन्यू का समझाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वुलैन चुपके से उसके पीछे आ गया था। अपने बेटे को ये परिवार के बच्चे द्वारा पकड़े हुए देखकर वह जल्दी से उसके पास गई और बोली, बेटा तुम अभी तक क्यों नहीं गए? जल्दी करो, नैनियन को इंतज़ार मत करवाओ। न्यानियन? कौन है वो? जिन्यू ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि यह वुलैन द्वारा उसके लिए तय की गई एक और ब्लाइंड डेट थी, और सख्ती से कहा, कॉमरेड वुलैन, मैं पहले से ही जू जियाओ से सगाई कर चुका हूँ, इसलिए इन बकवास व्यवस्थाओं को बंद करो। वुलैन अपने बेटे के कठोर शब्दों से पूरी तरह चकित थी। जू जियाओ? कौन है वो? काम में लगा हुआ। उसके बेटे की सगाई जू जियाओ नामक महिला से कब हुई थी? क्या उसकी सगाई नैनियन से नहीं हुई थी? क्या उसे नाम गलत याद आ गया होगा? यह उसकी ओर से ही गलती रही होगी, आखिर उसका बेटा अपने ही साथी का नाम गलत कैसे लिख सकता है? झगड़ा, मैंने सचमुच अपनी सतर्कता कम कर दी है, मेरी याददाश्त खराब होती जा रही है। मुझे याद रखना चाहिए कि मैं गलत नाम न पुकारूं और अपना चेहरा न खोऊं। इस बार मुझे याद रखना होगा, उसे जू जियाओ कहना होगा। माँ ने कोई गड़बड़ नहीं की, बस मैंने नाम गलत लिख दिया, वुलैन ने अजीब तरीके से कहा, देरी मत करो और जल्दी करो और जाओ। आंटी, जिन्यू कहाँ जा रहा है? ये शाओटिंग ने दिलचस्पी से पूछा, और जू शिन्यू के चेहरे पर भी बहुत उत्सुकता थी। जिन्यू ने अपनी पलकें उठाईं, वुलैन की चमकती आंखों का सामना किया, और दांतों से एक वाक्य निकाला, मेरे साथी के स्थान पर। अचू। जू नैनियन, जू जिचेंग और जू डोयू के लिए नए कपड़े सिल रही थी। लगातार 2 बार छींक आने पर उसने असहजता से अपनी नाक रगड़ी। उसने कल रात ही यान कुइहुआ के साथ चर्चा की थी और जू डोयू और जू जिचेंग को कल स्कूल में नामांकन के लिए भेजने का फैसला किया था। वह अपने भाई के लिए कपड़े सिलने में व्यस्त थी। शू नैनियन को आश्चर्य हुआ जब उसने सोचा था कि यान कुइहुआ सीधे मना कर देगा, लेकिन वह तुरंत सहमत हो गई। जू नैनियन ने उत्सुकता से उससे पूछा था कि वह जू डोयू से ये शब्द क्यों कहेगी। यान कुइहुआ ने तुरंत कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं? एक वाक्य ने एक परिवार की कठिनाई को उजागर कर दिया। असली समस्या थी पैसा न होना। अब चूंकि शू नैनियन पैसा कमा रही थी और अपने बेटे को स्कूल भेजने में सक्षम थी, इसलिए यान कुइहुआ ने स्वाभाविक रूप से इसे नहीं रोका, हालांकि वह अभी भी ट्यूशन की लागत से चिढ़ती थी। जब जू डोयू और जू जिचेंग को पता चला कि वे स्कूल जा सकते हैं, तो वे इतने खुश हुए कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पिछले 2 दिनों से जू नैनियन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। बहन, डोयू को नए कपड़े चाहिए। जू डोयू ने खुशी से कहा, अपना छोटा सा पेट जू नैनियन के सामने रखते हुए। उसके छोटे हाथ आज्ञाकारी ढंग से उसे सहला रहे थे। कुछ समय साथ बिताने के बाद जू डोयू को अब जू नैनियन से डर नहीं लगता था। न केवल वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसे उससे चिपकना भी विशेष रूप से पसंद था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े बना दूंगी, जू नैनियन ने कोमलता से कहा। जू जिचेंग बाहर मुर्गियों को खाना खिला रहा था। माँ मुर्गी को कुड़कुड़ाहट कहते हुए देख रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया। ये बहुत अच्छी बात है, मुर्गी फिर से अंडे देने जा रही है। उसकी बहन के पास खाने के लिए अंडे होंगे। अब चूंकि शू नैनियन पैसा कमा रहा था, तो पूरा परिवार लाभ उठा रहा था, और उनका जीवन स्तर थोड़ा बहुत ऊपर उठ गया था। वे अब चावल और उच्च ग्लूटेन वाला आटा खा सकते थे। हालांकि उनकी माँ अभी भी उन्हें ज़्यादा खाने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन इन अच्छी चीज़ों को खाने से ही जू जिचेंग संतुष्ट हो गया। उसकी बहन की हालत खराब हो गई थी, और हालात बेहतर होते जा रहे थे। यदि उसकी बहन अपनी पुरानी दुष्टता पर लौट आती, तो वह उसे फिर से नीचे धकेल देता ताकि यह कोमल बहन वापस आ जाए। जब वह ये सब सोच ही रहा था कि अचानक सामने से एक बिगड़ी हुई आवाज़ आई। ये जगह बहुत खराब है भाई यू, चलो वापस चलते हैं। जू जिचेंग ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जो बोल रहा था। बोलने वाली महिला बहुत सुंदर थी, जाहिर है वह शहरी थी। उसके बगल में उसका साला और एक अन्य आदमी खड़ा था। बचपन से ही संवेदनशील होने के कारण गांव के बच्चों द्वारा उनके परिवार के प्रति गरीब शब्द का इस्तेमाल आम ताना था। महिला की बातें सुनकर और उसे अपनी बहन के पति के बगल में खड़ा देखकर उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी और वह क्रोध से भर गया। जीजाजी, वह कौन है? जू जिचेंग ने सख्ती से पूछा। उसका छोटा सा चेहरा तना हुआ था क्योंकि उसने अपनी उंगली जिन्यू की ओर इशारा की थी। जिन्यू अचानक जीजा शब्द के प्रयोग से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। साला, क्या बकवास है, ये तो इसके आसपास भी नहीं है।
इस तरह पुकारने का क्या मतलब है? लेकिन एक बच्चे का सामना करते समय वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये जू जियाओ जियाओ ही था जिसने उसे यह सिखाया था? यदि यह वास्तव में उसकी करतूत थी, तो उसे ध्यानपूर्वक विचार करना होगा कि क्या वह उसके साथ धोखा कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, झू शिन्यू शांत नहीं बैठ सकी और उसकी आवाज़ अचानक अविश्वास से भर गई, जीजा जी। छोटे बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? भाइयों निश्चित रूप से आपके बहनोई नहीं हैं। वह मेरा साला है, जू जिचिंग गुस्से से चिल्लाया, दुष्ट औरत, तुम मेरे साले को नहीं चुराओगी। छोटी बदमाश, तुम दुष्ट औरत हो, तुम्हारा परिवार। बस, चुप रहो।